उद्यमिता विकास वाला टॉपिक हमें यहाँ पर आज पढ़ना है। ठीक है, उद्यमिता विकास होता क्या है? जो भी उद्यमशील व्यक्ति है उसकी योग्यता है, उसकी दक्षता है ना, उसको जानना, उसको समझना तथा उसको विकसित करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है उद्यमिता विकास। अगर आपको उद्यमिता विकास क्या है और इसके निर्धारक तत्व बताइए, ऐसा 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको पहले यहाँ पर उद्यमिता विकास की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। जो इसमें नहीं बताई है वो मैंने जैसे बताया कि नोट्स में आप लोगों को ये मिल जाएगी। आवश्यक जानकारी मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो भी अभी चल रहा है, वीडियो है, इसकी पीपीटी बनेगी, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। जो भी एडमिशन लेंगे बच्चे ले रहे हैं उन सभी को इवनिंग में, मोस्टली इवनिंग तक जो है ये पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब वीडियो मिल जाएगा पर्टिकुलर उस जिसने एडमिशन लिया है, और उसकी पीपीटी भी साथ में मिल जाएगी, ताकि आप जो है ये जो फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसको वहीं पर देख लें, है ना। कहाँ तक फोटो खींचेंगे, है ना, आपका मोबाइल ही भर जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पूरा आपको जो है वीडियो कंप्लीट और उसकी पीपीटी बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी इवनिंग तक, पर उसी दिन इवनिंग में मिल जाएगी, है ना। तो आप जो है उसको देखते जाएं। इसके अलावा नोट्स आपको जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वो आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। नोट्स में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि दो चीजें मुझे एक साथ बनानी पड़ रही हैं, और बनानी इधर उधर से पड़ रही हैं। आप लोगों को पता ही है कि मैटर जो है बहुत इधर उधर से ढूंढना पड़ रहा है, अच्छी तरीके से उसको लिखना पड़ रहा है, व्यवस्थित तरीके से, तब कहीं जाकर के वो तैयार होता है। कॉपी पेस्ट करके अगर करो तो बहुत जल्दी हो जाए, है ना। जो आपको मिल जाएगा अभी मैटर कुछ समय में मार्केट में आ जाएगा, है ना। तो बात वही कि देर आए दुरुस्त आए, है ना। देर आए दुरुस्त आए वाली जो है कहावत यहाँ पे चलता होती है, तो थोड़ा सा उसमें लगेगा, लेकिन बेहतर कंटेंट मिलेगा। ये मैंने वादा किया था पहले भी और अभी भी यही बोल रहा हूँ। जो कंटेंट मैंने पुराने सिलेबस का उपलब्ध कराया है उससे बेहतर कंटेंट रहेगा, मतलब उससे अच्छा ही रहेगा, है ना। उस तरीके का या उससे अच्छा रहेगा, पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो ढूंढना बहुत पड़ता है, एक एक लाइन लिखना पड़ती है, वो कहीं से इधर उधर से ऐसे हम किसी से करवा नहीं सकते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो किसी को दे दिया, भाई यहाँ से उठा के छाप दो, तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा, है ना। और जल्दी ही प्रयास है हमारा, तो खैर बहुत जल्दी प्रयास जितने लिए होगा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और आप लोगों को वो मटेरियल पहले मिलेगा, क्योंकि वो एक एक करके देंगे, मार्केट में तो बाद में जाएगा वो, है ना। तो प्रायोरिटी आप लोग हैं, मार्केट में जाएगा लेकिन उसमें समय लगे। क्यों? वो तो एक साथ जब तैयार होगा तभी जा पाएगा ना। तो आप उसके पहले आप पूरा पढ़ लेंगे, जब बाकी लोग पढ़ेंगे बाकी लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप पूरा पढ़ चुके होंगे, तो आप उनसे आगे रहेंगे। और नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता नहीं है ना। बच्चे क्या नोट्स पढ़ने पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो नोट्स सिर्फ अगर आप पढ़ लेंगे, जो कोई भी पढ़ेगा, तो उसको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जो आप लोगों को होगा, क्योंकि आपने एक एक चीज समझी है, एक एक चीज जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है आप लोगों के लिए, तो आपको चीजें याद ही हो रही हैं। तो ये चीज जैसे आप देख लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, पीपीटी इसकी मिल जाएगी, तो मान के चलो कि 60-70% तो आपको तैयार हो गया सिलेबस। बस उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखना रहेगा तो वो नोट्स में रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे, जैसे उन्होंने पूछा था कि सर लिखें क्या, तो लिखना ही अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा फिर आपको टेंशन नहीं लेना, 60% तक आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो बचेगा वो नोट्स में आप देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जो केवल नोट से पढ़ेगा और बहुत बाद में पढ़ेगा, आप लोगों से कितने बाद में पढ़ेगा वो, तो उसको कितनी दिक्कत होगी, आप लोग कितने आगे निकल जाएंगे। तो ये फर्क पड़ता है इन चीजों का, इसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, हाँ। तो उद्यमिता विकास, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है
कि जिनका जो अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास अभी फीस नहीं लाए हैं, तो उनको ये नहीं सोचना है कि कल बैठने नहीं दिया जाएगा तो आना बंद कर दें। आप एक आध दिन का टाइम ले करके फीस जमा कर सकते हैं। फीस वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रही है किसी के अरेंजमेंट, तो एक आध दिन उसमें फ्लेक्सिबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप आए आपको मना कर देंगे, भगा देंगे कि नहीं आपको बैठने नहीं दिया। वैसा यहाँ पर नहीं होता है ना। इतना ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट करना चाह रहा है तो उसको टाइम थोड़ा सा दिया जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से ले करके और कल कर सकते हैं। एक आध दिन का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हम कल नहीं बैठ पाएंगे, हमारे पास फीस नहीं है ना। बैठ सकते हैं, एक आध दिन का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है। तो उद्यमता विकास का मतलब क्या है, उद्यमता विकास क्या है और इसके निर्धारक तत्व क्या क्या है, इनको समझाइए। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो पहले उद्यमता विकास को आपको डिफाइन करना है। सीधी सी बात है, उद्यमता संबंधी जो योग्यताएं हैं, उद्यमता संबंधी जो कौशल है, क्षमताएं हैं, उनको जानना, समझना तथा उनके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है उद्यमता विकास। ठीक है। उद्यमता विकास में क्या क्या सम्मिलित है आपको समझना है। अब आप सीधे लिख देंगे उद्यमशील जो व्यक्ति है उसकी क्षमताओं को विकसित करना, तो ये तो वही हो गई बात। वो तो क्वेश्चन में उसके वर्ड में लिखा हुआ है। नहीं, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल विकास करना ये नहीं लिखना है, उसको पहले समझना पड़ेगा। उद्यमशील व्यक्ति जो है उसकी जो कौशल है, उसकी जो क्षमता है, उसकी योग्यता है, उसको समझना, जानना, तभी तो हम उसका विकास कर पाएंगे ना। हमें पता ही नहीं कि उसमें कितना कौशल है, कितना विकास करना है। डायरेक्ट आप कैसे उसको उनका विकास करने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो उद्यमशील जो व्यक्ति है उसकी जो कौशल है, स्किल, उसकी जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, उसकी इंटेंसिटी है और उसकी जो योग्यता है, मेरिट्स, उसको जानना, उसको समझना तथा उसके विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया को उद्यमता विकास कहा जाता है। ऐसे आपको लिखना है ना। आप जो भी सेंटेंस लिखें, जो भी पैराग्राफ लिखें, उनमें तारतम्यता होना बहुत जरूरी है। आप मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे, सुनेंगे और नोट्स देखेंगे, तो उनमें तारतम्यता ही सबसे खास बात है। उनकी तारतम्यता बहुत गजब की रहती है। मतलब पूरे सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहला सेंटेंस कुछ कह रहा है, अगला सेंटेंस कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं। तो यही चीज अगर आप अप्लाई करेंगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कैसे नहीं मार्क्स मिलेंगे, उसको मार्क्स देना पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्क्स बच्चे अरे हम तो लिख करके अच्छा है लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिले। वो आपके हिसाब से अच्छा है, एग्जामिनर के हिसाब से भी तो अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। तो ये कारक हैं, इसको मैंने 4 भागों में बांट करके कारकों को बताया हुआ है। 4 भाग हैं। किसी व्यक्ति के उद्यमशील कौशल को विकसित करने के लिए क्या क्या निर्धारित तत्व हो सकते हैं, उनको मैंने 4 हिस्सों में बांट करके फिर उसके अंतर्गत ये पॉइंट बताए हैं मैंने। ठीक है। व्यक्तिगत कारक उसके पर्सनल जो फैक्टर है उनके बारे में है ये, है ना। उसकी जो अभिरुचि है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसकी लगन है, व्यवहार है, क्षमता है, योग्यता है, प्रवृत्ति है, विश्वास है, ये सब उसके व्यक्तिगत कारक है। मतलब उसके हैं खुद के, है ना। प्रवृत्ति सकारात्मक है, नकारात्मक है। अगर उसकी सोच सकारात्मक है तो आगे बढ़ सकता है ना। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जो है प्रयास नहीं करता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें तो सकारात्मक सोच ही चाहिए, है ना। सकारात्मक सोच कैसी होनी चाहिए? मोदी जी जैसी होनी चाहिए सकारात्मक सोच, है ना। मोदी जी जैसे मतलब कैसे? इसे वो कहते हैं भाई गिलास आधा है ना। गिलास आधा है तो कई लोग कहेंगे भाई आधा भरा है। आधा भरा है मतलब सकारात्मक सोच है। आधा खाली है वो भी सही है ना। आधा भरा भी है और आधा खाली भी है,
तो आधा भरा है मतलब सकारात्मक सोच, आधा खाली है मतलब नकारात्मक सोच। पूरा भरा है ये और ज्यादा सकारात्मक हो गया। पूरा भरा कैसे है? आधा पानी से भरा है, आधा एयर से भरा है। मोदी जैसा है ना, एयर भी तो है उसमें। तो और ज्यादा ये सकारात्मक बात हो गई है ना। तो इस तरह की सकारात्मक सोच ये है प्रवृत्ति, टेंडेंसी। ऐसी सोच वाला व्यक्ति ही जो है उद्यमशील हो सकता है। यहां से आपको जो है केस स्टडी भी पूछी जाएंगी उद्यमिता को लेकर के। इसकी भी जो 5 यूनिट है उसमें केस स्टडी संबंधी एक टॉपिक को लेकर केस स्टडी बनती है। उद्यमशीलता है, नवाचार है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी है ना। फिर आगे मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध है ना, अभिप्रेरणा है, प्रेरणा संबंधी बहुत सारी केस स्टडी बन सकती हैं। संचार है, संचार कौशल है ना। समन्वय है, समन्वय कैसे स्थापित किया जाता है लोगों के बीच। तो इन सभी की जो है केस स्टडी भी आपको आनी है, पूछी जानी है। तो उसका भी आगे करेंगे हम बात उस पर। तो आगे समझ में बात, उसके व्यक्तिगत कारक, पर्सनल जो उसकी रुचि है, लगन है, काम करने की लगन, उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब लोगों के साथ उसका कैसा बिहेवियर है। अच्छा है तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, वो आगे बढ़ेगा। अच्छा अगर उसका अच्छा लोगों के साथ बिहेवियर नहीं है तो लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, है ना। क्षमताएं, योग्यताएं, प्रवृत्ति, विश्वास। इसके बाद आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक मतलब समाज और संस्कृति, उसका जो समाज है, उसकी जो संस्कृति है, ये भी कहीं ना कहीं जो है उसके उद्यमशील गुणों को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये क्वेश्चन तो समझ में आया, टॉपिक तो समझ में आ रहा है ना। पहले तो टॉपिक समझना पड़ेगा कि भाई टॉपिक क्या कह रहा है, फिर उसका कंटेंट आपको समझ में आएगा। पहले तो आप टॉपिक ही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई उद्यमता जो विकास है, उद्यमशील जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, योग्यताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनको हम विकसित कैसे कर सकते हैं, उनको विकसित करने के क्या क्या कारक हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या निर्धारक तत्व हैं। तो उसमें व्यक्तिगत कारक भी हैं, यानी उसके जो पर्सनल जो फैक्टर है, यानी उनके उसके जो गुण हैं, उनकी जो रुचि है, योग्यता है, क्षमता है, पर्सनल, तो वो कहीं ना कहीं उसको योगदान देते हैं विकास में, उद्यमिता के विकास में। सामाजिक सांस्कृतिक मतलब है समाज, इसमें बीच में डैश आएगा, समाज और संस्कृति। उसका जो समाज है, उसकी जो सोसाइटी है और उसकी जो संस्कृति है, वो कहीं न कहीं जो है उसके उद्यमशील गुणों में योगदान देते हैं विकास में। उसकी सामाजिक संरचना है ना, उसकी सोसाइटी में लोग कैसे हैं, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, कैसे लोग जो है उसके साथ में रहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं, अच्छी सोच रखते हैं, है ना, तो वो भी उसी तरह का उस तरह की सोच रखेगा। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो निगेटिव बात कर रहे हैं, तो वो चीज आप अपने यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी होता है, कई स्टूडेंट जो है सोच उनकी नकारात्मक, अब सिलेबस चेंज हुआ तब उनको लग रहे हो तो अब तो होना ही नहीं है, अब तो खत्म, खेल खत्म, है ना। ऐसी सोच भी है। ऐसी सोच वाले हैं कि नहीं हम तो करेंगे, है ना। आपदा को अवसर के रूप में समझने वाले, जो आपदा है उसको अवसर मान लेते हैं कि भाई हमारे लिए तो अवसर है, और अवसर है। क्यों अवसर है? इसलिए अवसर है कि मैंने कई बार बताया है कि 60% जो सिलेबस है वो पुराना है और आप लोगों का पढ़ा हुआ है। नए व्यक्ति को तो पूरा 100% पढ़ना है, आपको तो 40% ही पढ़ना है। मतलब नए व्यक्ति को 0 से स्टार्ट करना है, आपको 61 से स्टार्ट करना है। तो 60% तो आपका कवर है। 61 से आप स्टार्ट करेंगे तो जल्दी 100 तक पहुंच जाएंगे। जो 0 से स्टार्ट करेगा उसको 100 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये सकारात्मक सोच में बता रहा हूं। इस तरह की सोच, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से ही संपर्क करो, संपर्क में रहो जो सकारात्मक व्यक्तित्व वाला हो, सकारात्मक सोच रखने वाला हो, है ना। नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, है ना। तो वही है सामाजिक संरचना। आपकी जो सोसाइटी है उसमें लोग कैसे हैं, आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, उनकी सोच कैसी है,
तो उसके आधार पर जो है आप में उद्यमता विकास संभव होगा, है ना। परंपरा है, कट्टरवादिता है, बहुत ज्यादा कट्टर है व्यक्ति, कई लोग एकदम बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जो चीज है मतलब उसको स्वीकार नहीं करते हैं जल्दी। उनको ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है ना, हमारे हिसाब से वो सही है, दूसरे के हिसाब से सही हो, दूसरे बाहर में जाए, हमें उससे लेना देना नहीं। तो ये है कट्टरवादिता, परंपरागत, रूढ़िवादिता, भौतिकवाद, बहुत ज्यादा भौतिकवादी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा आधुनिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी नहीं होना चाहिए, है ना। मध्य मार्गी मार्ग सब में अपनाया जाता है ना। महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को आप अपनाएंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना। फायदे में रहेंगे तो कायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, उल्टा बोला, है ना। अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। वातावरण, वातावरण के अंतर्गत सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कानून हैं, उनको शामिल किया जाता है। और पर्यावरण है, तकनीकी व्यवस्था है, विधियां हैं, संसाधन है ना। संसाधन यानी रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन है, भौतिक है ना, और पूंजीगत संसाधन है। इसमें 3 प्रकार के संसाधन आते हैं, हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। भौतिक, पूंजीगत, मानवीय, है ना। इन सभी संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करके ही जो है कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और उद्यम को सही ढंग से संचालित कर सकता है, पहले उसको स्थापित कर सकता है। फिर योगदान यानी सपोर्ट, सपोर्ट करने वाले फैक्टर हैं। जो भी व्यक्ति जो है नए कार्य प्रारंभ कर रहा है, नया उद्यम स्थापित करने जा रहा है, तो उसको कुछ सपोर्ट भी चाहिए रहता है, वो भी एक कारक के रूप में यहाँ पर मैंने बताया है। शासकीय आर्थिक सहायता, शासन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो इससे जो है उसका काम इजी हो जाता है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ती है, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिल जाती है तो जो है उसको सपोर्ट मिल जाता है। फिर सुविधाएं प्रदान करना, प्रेरणाएं हैं, मोटिवेशंस है, ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण, शोध है, परामर्श, परामर्श यानी दूसरे लोग जो है अगर परामर्श दे रहे हैं, है ना, तो एडवाइस दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे उसका काम आसान हो जाता है। ठीक है। कर मुक्त छूट यानी इसको हम कहते हैं सब्सिडी, जो आपकी इकोनॉमी में पढ़ी जाती है, सब्सिडी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये है उद्यमता विकास के निर्धारक तत्व। इनके द्वारा किसी व्यक्ति में उद्यमशील जो गुण हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, कौशल है, उसको विकसित आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आता है इसके संबंध में कुछ विचारधाराएं, मॉडल्स। उद्यमता विकास संबंधी कुछ मॉडल्स या विचारधाराएं इसमें दी गई हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारी विचारधाराएं बुक्स में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है वो विचारधाराएं यहाँ पर दी गई है ना। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो टॉपिक है जो हम जिस पर अब चर्चा करने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन में इसके पूछने की संभावना काफी कम है फिलहाल। ठीक है। पर्टिकुलर जैसे सुम्पीटर मॉडल है, ये पर्टिकुलर 2 नंबर में पूछ सकता है। सुम्पीटर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, कई बार इसका जिक्र मैंने किया है, 2-3 दिन हो गए आप पढ़ते हुए। तो ये चूंकि सुम्पीटर इसके जनक ही हैं, हमने पढ़ा है पहले, उद्यमता के जनक ही कहे जाते हैं सुम्पीटर, तो इनके बारे में पूछ ही सकता है शुम्पीटर के बारे में। तो शुम्पीटर के बारे में पूछते हैं, मान लीजिए शुम्पीटर का ही पूछ ले, शुम्पीटर कौन थे, तो आपको उद्यमता के जनक के रूप में बताना पड़ेगा। और फिर इनका जो मॉडल है, इसको भी पहले हम पढ़ चुके हैं, नवप्रवर्तन विचारधारा इन्होंने दी है, इनोवेशन थ्योरी इन्होंने दी है, तो ये आपको बता देना है। पहला मैंने आपको ये भी बताया था, शुम्पीटर को उद्यमता के जनक क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने उद्यमता के क्षेत्र में पहला सिद्धांत दिया है, पहली थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी इन्होंने उद्यमता से संबंधित दी है। और वो थ्योरी ये है, उद्यमता संबंधी जो थ्योरी है ये है जो उन्होंने दी है, ये पहली थ्योरी है, इसलिए इनको कहते हैं उद्यमता का जनक, फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है। तो कुछ खास जो विचारधाराएं हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, 2-3 हैं। वैसे तो बहुत सारी विचारधाराएं आपको बुक्स में मिलेंगी, तो उतनी मेरे ख्याल से तो इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल नहीं है। आगे अगर कभी टफ क्वेश्चन आएंगे तो वो पूछ सकता है। मैक्स वेबर मॉडल है। मैक्स वेबर मॉडल को सामाजिक परिवर्तन विचारधारा कहते हैं, सोशल चेंज थ्योरी भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, सामाजिक परिवर्तन विचारधारा या मैक्स वेबर मॉडल, दोनों नाम इसमें चलते हैं, है ना। अगर कभी उसने सामाजिक परिवर्तन विचारधारा सोशल चेंज थ्योरी पूछी तो इसका मतलब मैक्स वेबर है ना। इसके प्रतिपादक मैक्स वेबर आपको लिखना पड़ेंगे, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति जिस धर्म संप्रदाय में रहता है, जो धार्मिक मूल विश्वास परंपराओं को अपनाता है, उनका प्रभाव जो है उसके कार्य पर पड़ता है, उसी तरह का वो व्यवहार भी करता है, ठीक है। हाँ, ये जो विचारधाराएं हैं ये एक्चुअली कारकों के आधार पर है। जो भी विचारधाराएं हम पढ़ रहे हैं, विचारकों ने, जो भी थिंकर्स हैं, उन्होंने उद्यमता विकास संबंधी जो भी विचारधाराएं दी हैं वो किस पर आधारित है? वो निर्धारक तत्वों पर आधारित है ना। उद्यमता विकास के लिए जो निर्धारक तत्व हैं उनके आधार पर इन विचारकों ने उद्यमता विकास संबंधी मॉडल्स या विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। तो यहाँ पर कारक क्या है? यहाँ पर कारक है उसका धर्म, संप्रदाय, उसकी विश्वास, उसकी परंपराएं हैं। ये उसको प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती है उद्यमिता को। आई बात समझ में? ये जितने भी मॉडल हम पढ़ रहे हैं ये किस बेस पर दिए गए हैं? ये निर्धारक तत्व के बेस पर दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के उद्यमशील जो गुण हैं, कौशल हैं, उसको विकसित करने में कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हैं, कारक उत्तरदायी हैं, इसको आधार मान करके इन विचारकों ने, इन थिंकर्स ने ये जो है मॉडल, ये विचारधाराएं, थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने जो विचार दिया है, मॉडल दिया है, उसमें उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति के जो उद्यमशील गुण हैं, उद्यमिता का जो उसका व्यवहार है, वो किस पर निर्भर करता है? उसका निर्धारक तत्व क्या है? उसका धर्म, संप्रदाय, उसकी जो विश्वास है, उसकी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनसे वो प्रभावित होता है, उसका कार्य प्रभावित होता है ना। ये देखिए लिखा, आप उसका जो व्यवसायिक जीवन है, ये व्यवसायिक जो उसका जीवन है, पेशा है, साहसिक ऊर्जा, उत्साह को ये प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? कौन से? ये व्यक्ति जिस धर्म या संप्रदाय में जीता है तथा जिन धार्मिक मूल्यों, विश्वासों को स्वीकार करता है, वो सारे उसके व्यवसायिक जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसका व्यवहार उस तरह का होगा। बहुत ज्यादा वो नास्तिक है तो फिर उसका व्यवहार उस तरह से लोगों के साथ होगा, है ना। तो वो काम में दिखता है, उसके जो विश्वास है, उसका जो धर्म है, वो कहीं न कहीं जो है उसके काम में दिखाई देता है। तो ये है मैक्स वेबर का मॉडल, जिसको हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन विचारधारा। शुम्पीटर, इसके बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं। जोसेफ शुम्पीटर जो है ये उद्यमिता के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने जो विचारधारा दी है उसको कहते हैं इनोवेशन थ्योरी, नव प्रवर्तन विचारधारा। नव प्रवर्तन को हिंदी में नवाचार भी कहा जाता है ना। नव प्रवर्तन, नवाचार एक ही वर्ड है हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन थ्योरी जो शुम्पीटर ने दी है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उद्यमी जो होता है उसका कार्य होता है नई चीज को लाना, नई व्यवस्था को कायम करना, नई पद्धति को लाना, नई उत्पादन जो प्रक्रिया उसको लाना। ये उद्यमिता का मेन काम होता है। ये लिखा है व्यवसाय में नव प्रवर्तन को प्रारंभ करना इसका कार्य होता है। उद्यमी का व्यवहार प्रत्येक स्थिति में सृजनात्मक होता है। मैंने बताया है कि नव प्रवर्तन सृजनात्मक, यानी सृजनात्मक मतलब होता है नई जो व्यवस्था है उसको कायम करने की या लागू करने की योग्यता, उसको कहते हैं क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। ये आगे आपको टॉपिक पढ़ना है। नवाचार का टॉपिक भी अभी आगे है, कल मेरे ख्याल से आ जाएगा। फिर उसके बाद सृजनात्मकता का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। मैंने एक सीक्वेंस भी आप लोगों को कल बताया, पहले भी बताया था कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सृजनात्मकता जुड़ी हुई है, उससे फिर
नवाचार की प्रेरणा मिलती है, फिर उससे उद्यमिता आती है, उद्यमिता के लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है और सब जुड़े हुए हैं, एक सीक्वेंस में मैंने इनको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा कहना है, सुपीटर का एक स्टेटमेंट मैंने बताया था कि उनका ऐसा कहना है कि जो उद्यमी होता है वो बाजार में नए विचार को लाता है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इन्होंने 5 प्रकार के नवाचार बताए हैं। अभी हम आगे, अभी एक्चुअली नवाचार का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है ना, प्रॉफिट इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इनोवेशन करके इन्होंने दिया है। तो नवाचार में, नवाचार के सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इनका जिक्र आता है, क्योंकि इन्होंने उद्यमिता के साथ साथ नवाचार का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो वहां पर भी इसका जिक्र हम करेंगे। ठीक है, इसके आगे आता है मैकलीलैंड। मैकलीलैंड का उपलब्धि विचारधारा है, अचीवमेंट थ्योरी। मैकलीलैंड की अचीवमेंट थ्योरी, एक्चुअली मैकलीलैंड का जो नाम है ये मोटिवेशन में भी आता है। इसको हम मोटिवेशन में, यानी अभिप्रेरणा वाला एक टॉपिक जो आपके प्रबंध में दिया गया है, वहां पर भी मैकलीलैंड का जिक्र आता है। वहां पर भी इनकी जो विचारधारा इसी नाम से है, अचीवमेंट थ्योरी के नाम से है ना। उसका मतलब क्या है, व्यक्ति कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, वही चीज यहाँ पर भी सेम है ना। प्रेरणा में भी हम यही कहते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ने या कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित होता है, एक उपलब्धि की इच्छा उसमें रहती है, एक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जो है वो प्रयास करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। वही चीज इसमें भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है ना। मैकलीलैंड ने कहा है कि उपलब्धि की इच्छा को व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का मुख्य कारण माना है। ठीक है, और उच्च प्राप्ति की भावना, इसको हम ऐसे, उच्च प्राप्ति की भावना उद्यमिता के विकास का मुख्य आधार है। व्यक्ति जो है, जो भी प्रयास करता है, कोई भी उद्योग स्थापित करता है, तो हमेशा उसके दिमाग में यही रहता है कि मुझे बड़ा करना है, कुछ बड़ा करने की चाह, वही है, यही है उपलब्धि विचारधारा, जो हम मोटिवेशन में भी लिखते हैं और उद्यमिता की थ्योरी में भी मैं बता रहा हूँ। मोटिवेशन संबंधी विचारधाराएं हैं, अभी हम पढ़ेंगे मोटिवेशन जब इसके बाद आएगा। उसमें आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत मैस्लो का है, हर्जवर्ग का द्विघटक सिद्धांत है, डगलस मैकग्रेगर का एक्स तथा वाई सिद्धांत है, आउची का जेड सिद्धांत है, फ्रांसिस लिकर्ड का लिंकिन पिन मॉडल है, मैकलीलैंड का उपलब्धि विचारधारा है। ये मैंने 2014 के पहले पढ़ी है और अभी भी याद है, क्योंकि उसको उस तरीके से हमने पढ़ा है। 2013 में तो कितने साल हो गए, 11 साल लगभग हो रहे हैं। ये सारी विचारधाराएं हमने वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ी, यूपीएससी के हिसाब से, यूपीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता था तब उस हिसाब से उसको पढ़ा था, तो वहां पर ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो आया समझ में। मैकलीलैंड क्या कहते हैं, मैकलीलैंड ये कहते हैं कि व्यक्ति की आगे बढ़ने की जो चाह है, कुछ बड़ा करने की जो चाह है, वो उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर प्रेरणा भी है और उद्यमिता के विकास के लिए भी उत्तरदायी है, दोनों चीजें उसमें हम बता सकते हैं। तो ये है, मैंने खास आपको ये पॉइंट बताए हैं, खास विचारधाराएं बताई हैं, और जैसा मैंने बताया कि और भी हैं इसमें, लेकिन खास पॉइंट यही है। इसके बाद ये एक टॉपिक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा खास नहीं है, कभी रेयर केस में क्वेश्चन आए तो, हालांकि इन सब पर चर्चा हो चुकी हमारी, बहुत ज्यादा इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एक उद्यमी जो होता है उसमें अच्छे उद्यमी में कौन से गुण होने चाहिए, सफल उद्यमी में, यानी उद्यमी को सफल होने के लिए क्या क्या गुण की जरूरत पड़ेगी, वो चीज मैंने यहाँ पर बताई है। उद्यमी क्या होता है, उद्यमी के बारे में मैंने बताया हुआ है। उद्यमी ऐसा व्यक्ति होता है जो जोखिम वहन करते हुए या जोखिम का ध्यान रखते हुए कोई नया व्यवसाय या उद्यम स्थापित करता है, उसको संचालित करता है, संगठन तथा प्रबंध करता है और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करता है। तो ये है उद्यमी।
है ना। और इस तरह का उसका जो व्यवहार होता है, इस तरह की जो उसकी योग्यता होती है, उसको हम कहते हैं उद्यमिता। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में फर्स्ट डे एक सीक्वेंस बताया था कि उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता, इंटरप्राइज, इंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योरशिप। उद्यम मतलब किसी लाभ की भावना से स्टार्ट किया गया कोई कार्य व्यवसाय या कोई कंपनी, जो भी कार्यालय कोई स्टार्ट करता है, कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है, कोई फैक्ट्री स्थापित करता है ना, तो उसको उद्यम कहा जाता है ना। लाभ की भावना से जो भी काम स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, उसको हम उद्यम बोलते हैं, इंटरप्राइज। और ऐसा जो करता है जोखिम को वहन करते हुए, ऐसा जो करता है वो होता है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। और उसके ऐसा करने की जो प्रक्रिया है, योग्यता है, भावना है, तत्परता है, उसको हम कहते हैं उद्यमिता। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चीजें क्या है कि अब स्टार्टिंग में बच्चों ने देखा अरे उद्यमिता आ गई, उद्यमिता आ गई, तो बल्कि हुआ बन गया क्या है। जब बच्चे जब पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया होगा, तो एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा। मैंने और एस्पेक्ट से इसको समझाने का प्रयास किया था। वैसे वीडियो जिसने नहीं क्लास अटेंड की हो, वीडियो देख लेंगे तो सही रहेगा। तो ये उद्यमिता, सॉरी, उद्यमी को आपको डिफाइन करना है पहले। इसमें वाली यही क्वेश्चन आ गया कि सफल उद्यमी कौन बन सकता है, या एक अच्छे उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो पहले आपको उद्यमी को डिफाइन करना पड़ेगा। उद्यमी को डिफाइन करेंगे, फिर आपको जो है ये पॉइंट लिखना है। 7 मार्क्स में आता है तो आपको ये डिस्क्राइब नहीं करना है। अगर 10 मार्क्स में आता है तो उनको हेडिंग दे करके आगे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत टफ हो या समझ से परे हो। समयबद्ध रूप से कार्य करना, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई करते रहना, है ना। तो आप भी सफल बनना चाह रहे हैं, भाई वो सफल उद्यमी और आप सफल स्टूडेंट, है ना, सफल छात्र। ठीक है, तो समयबद्ध रूप से कार्य करना, आप लोग भी समयबद्ध रूप से कार्य करें तो अच्छा रहेगा। समस्या का समाधान करने वाला, जो भी समस्याएं, जैसे भी पेपर ये सिलेबस चेंज हो गया, समस्या खड़ी हो गई, तो इसका समाधान फिर हमें कैसे करना है, तो उसके बारे में सोचने वाला, जो सोचता है कि भाई हम समस्या, मैंने आपको बताया ना कि आपदा को एक अवसर मानने वाला, इसमें एक अच्छा पॉइंट हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे, हो सकता है इसमें नहीं हो, आपदा को एक अवसर, जो डिजास्टर है उसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं। आपदा को एक अवसर के रूप में स्वीकार करने वाला। जैसे कोविड आया था तो कई लोगों ने उसको एक अवसर माना और उसमें काफी आगे बढ़ गए। कई लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया तो नहीं आगे बढ़ पाए। तो ये है, जो भी आपदा होती है उसमें कहीं न कहीं आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है। अगर हम सोचेंगे तो मिलेगा, नहीं तो अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो वो उद्यमी की सोच होती है कि उसको देखना है कि जो आपदा है इसमें हम ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं अन्य लोगों से। ठीक है, तो समस्या का समाधान करने वाला, जो भी समस्या है उसका समाधान करने वाले उद्यमी जो होते हैं। एक होते हैं कंप्लेन करने वाले, शिकायत करने वाले। जैसे उसमें कहावत चलती है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। नाचना नहीं आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो आंगन है ये टेढ़ा है ना, इसलिए मुझे नाचते नहीं आता है। तो वही स्थिति है जो उद्यमी नहीं होते हैं, जो उनका अपोजिट बात कह रहा हूँ। जो उद्यमी सफल होते हैं वो जो है, जो भी समस्या है उसकी समाधान करने के बारे में सोचते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। कंप्लेन करने की उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती है। उपलब्धि की चाह रखने वाला, ये मैकलेलैंड ने बताया है, ये हमने पढ़ा, मैकलेलैंड ने बात कही है। नफा तोला, ये एक साथ आएगा, नफा तोला। जोखिम उठाने वाले, मतलब जोखिम उठाना तो खैर उद्यमी का काम ही है, उसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना। लेकिन जोखिम वो कम उठाते हैं। जोखिम, देखो जोखिम, एक इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस
जो इंश्योरेंस होता है उसमें जोखिम काफी हद तक कम होता है। व्यक्ति बीमा क्यों कराता है? बीमा इसलिए कराता है कि उसमें जोखिम कम हो जाए, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। जोखिम को कम करने के लिए व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है ना। जैसे जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है ना। तो जनरल इंश्योरेंस जो होता है उसमें केवल सुरक्षा भी होती है और उसमें रिस्क भी होती है, जोखिम भी होता है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें केवल सुरक्षा होती है, जोखिम नहीं है। सिक्योरिटी एंड रिस्क ये जो है जनरल इंश्योरेंस में होता है। सिक्योरिटी एंड रिस्क समझते हैं क्या है? सिक्योरिटी एंड रिस्क का मतलब है कि अगर आपने जो जनरल इंश्योरेंस कराया है तो आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये सुरक्षा है। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो आपको पैसा गया पानी में, ये रिस्क है। इसलिए जनरल इंश्योरेंस में सुरक्षा भी होती है और रिस्क भी रहता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो होती है उसमें सुरक्षा ही सुरक्षा है। आपको प्रॉब्लम हो तो भी आपको पैसे मिलना है जो आपने प्लान लिया है। नहीं प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो पॉलिसी हो मैच्योर हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। ये तो इंश्योरेंस कराने के पीछे वजह होती है जोखिम को कम कर देना। इंश्योरेंस से जोखिम कम हो जाता है। तो ऐसे कुछ एक मैं प्रयास के रूप में बता रहा हूं कि जो उद्यमी सफल उद्यमी होते हैं वो इस तरह के प्रयास करते हैं जिससे उनका जोखिम कम हो जाए। कम होगा, समाप्त नहीं हो सकता है। कोई कहेगा बिल्कुल जोखिम ही नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं, जोखिम तो उठाना पड़ेगा, है ना। रिस्क तो होगा, मैंने आपको बताया था रिस्क है तो रिस्क है ना। अगर आप रिस्क करते हैं किसी से तो किसी से मतलब व्यवसाय से, काम से, है ना, तो आपको रिस्क थोड़ा बहुत उठाना पड़ेगा। थोड़ा कम हो सकता है तो वो कैसे कम होगा? वो उसकी सूझबूझ से कम होगा। जो सफल उद्यमी वही है जो सूझबूझ से काम करता है, उसका जो पुराना अनुभव है, उसकी योग्यता है ना, तो उसके आधार पर वो जोखिम को कम कर लेता है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं करता है। आशान्वित सकारात्मक प्रवृत्ति हमने पढ़ी ली है। पहल करने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, इसी से नवाचार होता है और इसी से सृजनात्मकता आती है। पहल से, इनिशिएटिव से, है ना। इसी के आधार पर क्या होता है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, और इसी से नवाचार, इनिशिएटिव से। ठीक है। तो पहल हमेशा करना होती है सफल उद्यमी को, तभी आगे वो बढ़ पाता है, सफल हो पाता है। नहीं तो सफल होना बहुत मुश्किल होता है। वचनबद्धता, वचनबद्ध होता है, कमिटेड होता है। कमिटेड का मतलब होता है कि उसने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को उस समय पर पूरा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उससे वो हटता नहीं। जैसे सलमान खान कहते हैं ना, मैंने जो कमिटमेंट कर दी वो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो वैसे ये वही होते हैं सफल आदमी जो होते हैं, वो भी अपने आप की नहीं सुनते हैं, है ना। मतलब जो उन्होंने बोल दिया, मतलब वो पत्थर की लकीर हो जाती है, तभी तो आगे बढ़ पाते हैं ना। एक भरोसा, लोगों का भरोसा तभी होगा जब वो कमिटमेंट को पूरा करेगा। उसने पूरा नहीं किया, लोगों को भरोसा नहीं होगा। अरे तो कहते ही रहता है, कुछ नहीं होना है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, वो तो होता नहीं है कुछ। ऐसी मेंटेलिटी लोगों की रहती है किसी के प्रति। अरे उन्होंने बोल दिया है, होना कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही। किसी के प्रति रहती है कि नहीं, उन्होंने बोला है मतलब होगा, ये है ना। तो मैं भी वो कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको जो भी चीजें मिलेगी वो बेहतर मिलेंगी, ये भी कमिटमेंट है ना। एक सफल टीचर के गुण है, ठीक है ना। तो ये है वचनबद्धता, कमिटमेंट। दृढ़ प्रतिज्ञता जरूरी होती है। उन्होंने ठान लिया है कि भाई मुझे करना ही है। आप लोगों ने ठान लिया है कि हमें जो है इस जो नोटिफिकेशन आया है इसमें हमें पोस्ट लेने ही है, तभी कुछ आगे हो सकता है ना। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होना बहुत जरूरी होती है सफल उद्यमी के लिए। उच्च स्तरीय प्रबंध कार्य करने वाला होता है, जो मैनेजमेंट होता है उसका बहुत उच्च स्तरीय होता है, हाई लेवल मैनेजमेंट होता है। प्रभावी नेतृत्व जरूरी होता है, जो भी उसके अंदर में काम करते हैं उनको प्रभावी तरीके से उनका नेतृत्व करना है, लीडरशिप देना है। नव प्रवर्तन करने वाला, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है नव प्रवर्तन, है ना। नवाचार लाना, कोई नई व्यवस्था, नई चीजें लाना।
तो ये हो गया इस तरीके से। इसको हम कल करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नवाचार। ये उद्यमिता से संबंधित चीजें हो गई। अभी थोड़ा सा और उद्यमिता की जैसे प्रक्रिया है, और भारत में उद्यमिता को लेकर के जो संस्थान है, भारत में उद्यमिता के संबंध में संस्थान काम कर रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये भारत के संदर्भ में हमें उद्यमिता को पढ़ना है। तो मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ अभी, है ना। इसके बाद नवाचार वाला टॉपिक है। तो नवाचार के अंतर्गत नवाचार के जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, इसका महत्व है, इसकी सिद्धांत, 3 चीजें आपके सिलेबस में नवाचार से रिलेटेड दी गई हैं। इसके लक्षण या विशेषताएं, इसका महत्व और इसके संबंध में सिद्धांत। मैंने उस दिन आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था। तो सिलेबस में अगर आप हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा सिद्धांत और ये सब उद्यमिता के, लेकिन आप हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो ये तीनों चीजें नवाचार से रिलेटेड है। नवाचार की विशेषताएं और महत्व तथा सिद्धांत जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कल ये टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।